So welcome students to the learning point. Today we are going to start our next chapter, that is forms of business organization. So moving on with the further slide. So in this video we are going to cover the topics that are meaning of sole proprietorship, features of sole proprietorship, advantages of sole proprietorship and disadvantages of sole proprietorship. In further slides हम sole proprietorship के meaning के बारे में cover करेंगे कि उसका meaning क्या है, उसके features क्या हैं. So let's move on with the next slide. फर्स्टली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मींस कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस फॉर्म में रन कर सकते हैं. लाइक हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में रन कर सकते हैं, वो एक अलग वे है बिजनेस को चलाने का. पार्टनरशिप की फॉर्म में रन कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फॉर्म में रन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फॉर्म में रन कर सकते हैं एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्म में रन कर सकते हैं. इन दिस वीडियो वी विल ओनली टॉक अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप टू बेसिकली making the video short. So let's move on with the first slide of the sole proprietorship. So students, let's start with the particular meaning of the sole proprietorship. It is a form of organization which is owned, managed and controlled by an individual who bears all the risks and receives all the profit. There are no partners in the business. There is no legal distinction between the owner and the business. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसमें एक ही पर्सन, एक ही इंडिविजुअल जो होता है वो बिजनेस को रन करता है, ओन करता है, मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द risk, if we talk about the profit, in that case also the particular individual is responsible to bear the risk and receives all the profit because there is no other person being available or being involved in running in the business. So अगर हम बात करेंगे कि रिस्क की, तो रिस्क जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है. रिस्क ऑटोमेटिकली अराइज हो सकता है. लाइक अगर हम बात करेंगे कि हमारा फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, हमें श्योरिटी नहीं होती है कि जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, उसकी सेल उतनी होगी या नहीं होगी, उतना प्रॉफिट हम जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो इन दैट केस हमें लॉस भी हो सकता है. अगर हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन इन्वॉल्व है इंडिविजुअल में वो ही रिस्क को बेयर करेगा, वो ही प्रॉफिट को रिसीव करेगा. कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है उस रिस्क, उस प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. देयर आर नो पार्टनर्स इन द बिजनेस. कोई भी पार्टनर्स इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. अब फर्दर हम अपनी एग्जाम्पल लेकर भी इसको और बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे. देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस. कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन, कोई भी लीगल डिफरेंस नहीं होता है ओनर और बिजनेस में. लाइक इन कंपनी केस, उसके केस में जो हमारा कंपनी होती है और जो हमारा पर्टिकुलर ओनर होता है जो उस कंपनी को रन करता है, मैनेज करता है, दे बोथ आर डिफरेंट पार्टीज. वो दोनों डिफरेंट पार्टीज होती है. देयर इज अ प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन द बोथ टू पार्टीज. इन दैट केस द पर्टिकुलर company is being represented as an artificial person and the owner who runs the business being represented as a natural person. So in that case में हम बात करते हैं कि जो कैपिटल लगाई गई है कंपनी के केस में, तो उस केस में अगर कोई ओनर है उसने कैपिटल लगाई है कंपनी में तो वो बिजनेस की इन रिटर्न लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उस ओनर को वो पर्टिकुलर कैपिटल जो लगाया है बिजनेस को कमेंस करने के लिए, कंपनी को कमेंस करने के लिए, वो उसको वापस देना पड़ेगा. तो उस केस में हम बात करते हैं कि दो पर्सन्स जो होते हैं उनमें प्रॉपर डिफरेंस होता है. ठीक है, अगर कुछ भी लोन अकाउंट खोलना है, अगर हमने कंपनी के केस में बैंक में जाकर कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें लोन लेना है, तो वो लोन अकाउंट जो होगा वो कंपनी के नाम से खुलेगा, ना कि हमारे ओनर के नाम से खुलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर डिफरेंस है. ठीक है, जो भी कंपनी के एसेट्स होंगे वो कंपनी के नाम पे होंगे, जो पर्सन के एसेट्स होंगे वो पर्सन के नाम पे होंगे, जो ओनर होगा. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में. इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल जो पूरा प्रॉपर उस बिजनेस को देखता है, उस बिजनेस को मैनेज करता है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. लाइक हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा केक का बिजनेस है. जैसे आजकल ट्रेंडिंग में केक का बिजनेस बहुत सारी ऐसे जो यंगस्टर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो केक का कोई स्टार्टअप खोला तो उस केस में आपने एक स्मॉल बिजनेस खोला अपने पैशन को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए. तो वो जो आपने स्मॉल बिजनेस खोला तो केक बनाने के लिए सिर्फ आप ही इन्वॉल्व हो गए ना उसमें. तो वो एक स्मॉल बिजनेस के लिए आपके साथ कोई और अदर पर्सन नहीं है. आपने एक छोटा सा बिजनेस खोला केक का कि मैं केक बनाऊंगी और केक को सेल करूंगी. तो दैट
विल बी कॉल्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें आप ही रन कर रहे हो, आप ही मैनेज कर रहे हो, कोई अदर पर्सन नहीं है जिससे आप अपना जो डिसीजन है उसके साथ हेल्प करके ले रहे हो या उसके आइडियाज आप ले रहे हो। यू आर जनरेटिंग योर ओन आइडियाज, यू आर जनरेटिंग योर ओन इनोवेशन। तो यहाँ पे हम सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में यही होता है कि एक ही पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। तो इन केस अगर केक की सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉफिट आपको होगा, अगर नहीं इतनी ज़्यादा डिमांड होती है तो लॉस भी आप ही को होगा, आप ही को ही बेयर करना होगा। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो अब उसके फीचर्स होते हैं कि उन सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या क्या। फीचर्स हमें बताता है कि उसकी बॉडी कैसी है, तो फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका क्लोजर कैसा होता है, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो हम आगे फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि लिमिटेड एंड अनलिमिटेड में क्या डिफरेंस होता है। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, ये तो नाम से पता चल रहा है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है, ये भी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा अभी। नो सेपरेट एंटिटी एंड लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। सो मूविंग ऑन विद द फर्दर स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन करके हम देखेंगे कि हमारा जो फीचर्स हैं उनको इन डिटेल हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बेसिकली इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड क्लोज्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, इसमें जो फॉर्मेशन होता है, इसको ओपन करना और इसको क्लोज करना, इसमें ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टार्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता है, एंड सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि ना ही आपको इसके लिए ज़्यादा कोई आपको नॉलेज चाहिए होती है और ना ही इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ या कुछ मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसमें मनी भी कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। एंड अगर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो जस्ट अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने शॉप खोलनी है छोटी सी, तो उसमें कोई आपको ज़्यादा कोर्ट में जाकर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह या कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपने साइन वगैरह ये नहीं करने होते हैं या सबमिट नहीं करने होते हैं। यू जस्ट हैव टू रजिस्टर विद द शॉप रजिस्ट्रेशन एंड विद इन द 30 डेज आपको वो रजिस्टर करना होता है कि आप ये शॉप रजिस्टर कर रहे हो, एंड देन आपकी जो शॉप है वो आप खोल सकते हो इजीली। एंड अगर हम क्लोज करने की भी बात करें तो उसमें भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। जस्ट वन और द सेकेंड और द 2 डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू साइन एंड देन आप इजीली उसको क्लोज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड in this form of business organization. Now what do you mean by the unlimited and the limited liability? Let's taking an example. अगर हम बात करते हैं limited liability की और हम एक example लेकर बात करते हैं, तो जैसे कि for example हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, हमारा एक बिजनेस है और पार्टनरशिप की फॉर्म में हम बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो इन दैट केस हमारे पास 5 पार्टनर्स है फॉर सिक, ठीक है, हमारे पास 5 पार्टनर्स है एंड हमारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनरशिप की फॉर्म में रन कर रही है। और हमारे पास जो लाइबिलिटी है जो हमने आउटसाइडर्स को पे करनी है, लेट्स टेकिंग एन एग्जांपल विद 10 लाख। हमारे पास 10 लाख की लाइबिलिटी है जो हमने बाहर लोगों को पे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो टूवर्ड्स द सोसाइटी या टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स या टूवर्ड्स द क्रेडिटर्स। टोटल लाइबिलिटी रुपीज 10 लाख, ठीक है। तो अब जो बिजनेस है जब वो क्लोज हो रहा है या उसको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, तो उसकी 10 लाख की लाइबिलिटी के लिए उसके पास जस्ट बिजनेस में जो या पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जस्ट रुपीज 8 लाख है, ठीक है। अब 8 लाख है तो बाकी के जो 2 लाख है वो कहाँ से कवर होगा? दैट विल बी कवर्ड विद इन द पार्टनर्स। वो पार्टनर्स कवर करेंगे, वो पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप डीड स्टार्टिंग में बनी होती है कि किस रेशियो में पार्टनर जो होगा वो अपनी लाइबिलिटी को बेयर करेगा या कितनी रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए प्रॉफिट्स या लॉसेस। तो उसी रेशियो में जो जिस रेशियो में उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई होती है पार्टनर्स ने, जिन रेशियो में अपनी उन्होंने रिस्क को बेयर करना होता है, जिन रेशियो में उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को रिसीव करना होता है, उसी रेशियो में उन्होंने अपनी लाइबिलिटी को भी जो होती है वो लाइबिलिटी को भी बेयर करना होता है। अब क्यों वो पार्टनर्स ने लाइबिलिटी बेयर करनी है? क्योंकि वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि जब पार्टनर्स जो होते हैं, जब पार्टनर्स या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रादर देन द पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ दो, उसके अलावा अगर आपके बिजनेस में
जितनी भी आपके एसेट्स हैं अगर उनको पे ऑफ कर कर भी आपकी लायबिलिटीज नहीं पे हो रही हैं तो उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है वो आपको अपनी पॉकेट मनी से कवर करना होता है। वो आपको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करके या जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको देकर या बैंक को देकर वो लायबिलिटी को पे ऑफ करना होता है। और अगर पार्टनर्स है तो वो पार्टनर्स ने अपने पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स होंगे उनको लिया जाएगा बिजनेस में, बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। दैट विल बी एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है बिजनेस के एसेट्स तक, ठीक है। So the liability of the sole proprietor is unlimited in this form of business organization. तो अभी हम unlimited की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो liability है sole proprietor की वो unlimited है। क्यों unlimited है? क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारा जो sole proprietor है और हमारा जो business organization है ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, कोई इसके बीच में डिफरेंस नहीं है। तो अगर एक आपका फॉर एग्जाम्पल आपका शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है जो आप रन कर रहे हो, छोटा सा बिजनेस है और आपने कुछ क्रेडिट में सामान लिया था, रॉ मटेरियल्स लिए थे, या आपने कोई गुड्स जो आप बेच रहे हो जिसमें आप डील कर रहे हो आपने क्रेडिट में लिया था। अब एट द एंड ऑफ द ईयर वो मनी वो आपने पे करनी है अपने क्रेडिटर को एंड यू आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट और यू डू नॉट जनरेट दैट मच अमाउंट फ्रॉम योर बिजनेस। सो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप अपने पॉकेट मनी से या अपने पर्सनल एसेट्स जो सेविंग्स होगी आप उसको भी यूज करोगे अपनी क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है विद इन योर बिजनेस। आप अपने पॉकेट मनी, आप अपनी सेविंग्स, आप अपने पर्सनल एसेट्स तक भी अब जा रहे हो, तो वो लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लिमिटेड लायबिलिटी, तो लिमिटेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है दैट इज ऑपोजिट टू द अनलिमिटेड। लिमिटेड होती है जो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द बिजनेस एसेट्स ओनली, ठीक है। जो बिजनेस के एसेट्स होंगे, जो बिजनेस के पर्सनल एसेट्स होंगे, बस उसी तक ही रिस्ट्रिक्टेड होगी लायबिलिटी। आपके कोई भी पॉकेट मनी या आपके कोई भी पर्सनल एसेट्स में बात नहीं जाएगी। आपको कोई अपनी पॉकेट मनी को नहीं देना पड़ेगा टू द बिजनेस उसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। यू आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स दी बिजनेस एसेट्स, ठीक है। अब उसके बाद है सोल रिस्क बेयरर एंड द प्रॉफिट रेसिपेंट। बीइंग द सोल ओनर ही बेयर्स ऑल द रिस्क एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट। जैसे हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में हमने केक की एग्जांपल ली थी, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा केक का बिजनेस है और मेरे केक की इतनी डिमांड नहीं हो रही है तो उस केस में जो लॉस होगा वो भी मेरे को बेयर करना पड़ेगा। एंड इन केस मेरे केक की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इन दैट केस जो प्रॉफिट होगा वो भी मैं ही रिसीव कर रही हूँ। मैंने किसी को प्रॉफिट नहीं देना, ना ही मैंने कोई पर्सनल रखा है अपने साथ जिसको मैं प्रॉफिट का कुछ शेयर दूंगी। आई एम द ओनली पर्सन हु विल रिसीव ऑल द प्रॉफिट और विल बेयर ऑल द लॉसेस, ठीक है। Then fourth is control. All the decisions are being taken and implemented in the organization by the owner, ठीक है। अब let's टेकिंग एन एग्जाम्पल विद अ पर्टिकुलर शॉप, एक शॉप है क्लोथ्स की, ठीक है। अब उसके बाद जो पर्टिकुलर ओनर है वो एक सिंगल पर्सन है जो देखेगा कि मैंने अपने शॉप को कैसे उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना है, कैसे उसको रन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कस्टमर्स को प्रेजेंट करवाना है अपने जो गुड्स जिसमें वो डील कर रहा है, ठीक है। उसमें कुछ भी किसी से लेना देना नहीं है, उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है बाय द सेकेंड पार्टी, ठीक है। ओनली an individual is being responsible to take all the decisions of the particular organization or the particular business in which he is dealing, ठीक है। Then no separate entity, both owner and the business are considered as one in the eyes of law। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि दो पर्सन्स जो होते हैं जैसे ओनर या बिजनेस, उसमें ऐसा यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई भी ऐसा फर्क नहीं है, दोनों को एक ही माना जाता है, तभी तो हम बोलते हैं कि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। दोनों को एक ही माना जाता है एज वन इन द आइज ऑफ द लॉ। कोई भी अलग अलग पर्सन दोनों नहीं है, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड एज वन इन द पर्टिकुलर आइज ऑफ द लॉ। Then lack of business continuity, business can be continued till the owner wishes to। जब तक ओनर विश करेगा तब तक ही बिजनेस कंटिन्यू होगा। लेट्स टेकिंग एन एग्जांपल विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल है, उसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है और उसका ग्रोसरी स्टोर चल रहा है, वही एक अकेला पर्सन है जो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है। कोई उसका सेकेंड पर्सन मतलब आप बोल सकते हो कोई उसका सन नहीं है, कोई उसकी डॉटर नहीं है जो आगे कंटिन्यू करेगी, ठीक है। और उसके भी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है इतनी कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू
कंटिन्यू कर पाए, वो मेंटली अभी स्टेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो अभी मेंटली स्टेबल नहीं है या वो ठीक नहीं है या इन केस उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो बिजनेस वो चला रहा था वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। अगर कोई पीछे नहीं होगा उसको कंटिन्यू करने के लिए तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी उस बिजनेस की। तो ये सबसे बड़ी इसकी आप बोल सकते हो वन ऑफ द डीमेरिट विच इज बीइंग इन्वॉल्वड इन द सोल प्रोप्राइटरशिप, कि आपका बिजनेस आपके तक ही लिमिटेड है। अगर इन केस कोई आपके बाद उसको कंटिन्यू करने वाला नहीं है तो वो बिजनेस उधर ही शट डाउन हो जाएगा जब आप ठीक नहीं हो, या इन केस कुछ भी हो जाता है तो वो बिजनेस उधर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू वो नहीं होगा इन द मार्केट। सो ये हमारे कुछ फीचर्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। नाउ मूविंग ऑन विद द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. So students, now talking about the merits of the sole proprietorship. First merit is the quick decision making. Prompt decision making as all the decisions are to be taken by the owner. अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे only one individual is being involved in the sole proprietorship, so all the decisions are being taken by the only one individual. There is no interference by the second party or the third party, because he knows that he has to take all the decisions and he will take all the decisions by himself or herself. तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि किसी के साथ आपको बैठना है और मीटिंग करनी है और फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा आइडिया बेस्ट होगा, कौन सा डिसीजन बेस्ट होगा. यू नो दैट यू ओनली हैव टू टेक द डिसीजन. तो उसमें टाइम जो होता है वो भी सेव होता है और आपका जो डिसीजन होता है, आपका बिजनेस जो होता है वो भी इजीली और जल्दी रन होता है. सेकंड हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. बीइंग अ सोल ओनर इट इज ईजी टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इट मीन्स सीक्रेसी. ठीक है. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप, वी ऑल नो दैट देयर इज अ सोल ओनर and there is no other party or no other person being involved with him or her to run the business. So here the secrecy is the बेस्ट बीइंग इन्वॉल्व इन द सोल प्रोप्राइटरशिप. सीक्रेसी ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेंटेन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आप डिसीजन ले रहे हो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो आपके तक ही लिमिटेड है. कोई भी वहाँ पे लीकेज या कोई भी वहाँ पे बाहर के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने की बहुत ज़्यादा संभावना वहाँ पे नहीं होती है. ठीक है, वहाँ पे उतने चांसेस नहीं होते हैं इन सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है. किसी के साथ अपना आप बिजनेस शेयर नहीं कर रहे हो. एंड इन कंपैरिजन टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, अगर हम कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे डिसऑनेस्टी ज़रूर आ सकती है. वहाँ पे कुछ आइडियाज़ अगर आप मतलब शेयर कर रहे हो या आप अपने डिसीजंस अपने मेंबर्स के साथ, येस यू हैव टू शेयर योर डिसीजंस विद द अदर मेंबर्स, बिकॉज दे हैव द राइट कि उनको पता हो कि क्या डिसीजंस बिजनेस में लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उतना ही रेशियो में कैपिटल लगा रहे हैं या अपना दे रहे हैं पूरा बेस्ट जितना बाकी पार्टनर्स दे रहे हैं या बाकी मेंबर्स दे रहे हैं इन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑब्वियस ही बात है कि उस केसेस में अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मेंबर्स एक या दो से ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे सीक्रेसी नहीं भी मेंटेन हो सकती, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स तक जा सकता है, वहाँ पे आपकी जो डिसीजन है, आइडियाज़ है, वो उन तक पहुँच सकते हैं थ्रू योर मेंबर्स ओनली, थ्रू योर पार्टनर्स ओनली. तो बट यहाँ पे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो यहाँ पे सीक्रेसी बेस्ट मेंटेन होती है, क्योंकि यहाँ पे आप तक ही आपके डिसीजंस, आइडियाज़ आपके लिमिटेड होते हैं. एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव. ऑल द प्रॉफिट्स आर बीइंग एंजॉयड बाय द ओनर एज देयर इज नो वन टू शेयर प्रॉफिट. जैसे कि हमने पहले ये बात कर ली थी कि यहाँ पे एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है जो अपने प्रॉफिट्स को इंजॉय करेगा, कोई अदर पर्सन के साथ उसको अपना शेयर, जो प्रॉफिट का शेयर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है. डायरेक्ट इंसेंटिव उसको मिलता है, चाहे प्रॉफिट्स हो या चाहे लॉसेज हो, तब भी उसी को बेयर करने हैं. ठीक है, बट यहाँ पे हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट इंसेंटिव्स इज बीइंग रिसीव बाय द पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओनली हु इज रनिंग द बिजनेस. फोर्थ इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. सक्सेसफुल बिजनेस प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द ओनर एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट. अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप केक का बिजनेस, जैसे हम स्टार्टिंग से ही केक के एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, तो अगर हम केक के बिजनेस की बात करें तो उसमें अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आपके जो कस्टमर्स हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इन्हांस हो रहा है आपका बिजनेस, तो येस आपको ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि येस यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप अपने एफर्ट्स अच्छे दे रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है और आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं. तो अगर हम वहीं एग्जाम्पल लेंगे कि लाइक आप एम्प्लॉय हो किसी के कंपनी में या किसी के बिजनेस में, और आपको फॉर एग्जाम्पल 10,000 की आपको सैलरी मिल
रही है एंड यू आर डूइंग योर जॉब फ्रॉम 9:30 to 6 एंड आपको कोई भी डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, और अगर आपको वो बोल रही हैं कि आप 1 आवर या 2 आवर एक्स्ट्रा दे दो, आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा काम करने के लिए, बट येस आपकी जो सैलरी है वो 10,000 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्या आप उतने एफर्ट्स दे पाओगे? क्योंकि आपको पता है कि आपको उतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा, और अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा होता फॉर गिविंग योर नेक्स्ट 2 आवर्स टू द पर्टिकुलर बिजनेस एक्स्ट्रा, तो येस आप अच्छी तरह एफर्ट्स लगा के वो नेक्स्ट 2 आवर्स भी अपने उनके बिजनेस को देते, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उतनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। बट अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, तो आपको प्रॉफिट भी आप ही को ही मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है वो आपको आती है। देन उसके बाद है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, ये हमने फीचर में भी बात कर ली है। यू कैन ईजिली टेक द फीचर्स इन द मेरिट्स ऑल्सो, आप फीचर्स को मेरिट्स में भी ले सकते हो और आप उन मेरिट्स को डीमेरिट्स में भी ले सकते हो, बट जस्ट की जो मेरिट की एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए टू द डीमेरिट, ठीक है। अब मेरिट की आप जो एक्सप्लेनेशन है वो डीमेरिट में आप रिपीट नहीं कर सकते हो, तो फिर फर्क कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए जो मेरिट्स होते हैं उसके पॉइंट्स आप डीमेरिट्स में लिख सकते हो, बट विद अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स आप वापस से उनको रिपीट कर सकते हो। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन विद द डीमेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। So here, demerits of the sole proprietorship are the limited resources, limited life of a business concern, unlimited liability and the limited managerial ability. One of the most important demerit is the limited managerial ability, जो हम आगे बात करेंगे. First is limited resources. Business can be funded from savings of the owner or money borrowed from friends, relatives. यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ या बड़ा demerit या disadvantage यही है कि यहाँ पे resources कम है, क्योंकि एक person है, एक ही इंसान यहाँ पे involve होता है business को करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेज होंगे वो भी रिस्ट्रिक्टेड होंगे, लिमिटेड होंगे। या तो आपने जो सेविंग्स की आप उसको यूज़ करोगे, या तो अपने अगर आपकी सेविंग्स के साथ आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल नहीं स्टार्ट हो रहा है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ी हैवी अमाउंट चाहिए, तो आप अपने सेविंग्स को भी यूज़ करोगे और बिजनेस रिलेटिव से भी पैसा लोगे, और तब भी आपका बिजनेस अगर नहीं आपका मतलब फॉर एग्जाम्पल नहीं उससे भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप फिर बैंक में जाकर कुछ लोन अमाउंट लोगे जो आप आगे इन रिटर्न फ्यूचर में उनको पे ऑफ कर दोगे। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही पर्सन इन्वॉल्व होगा तो कितना ही आपके पास मनी अमाउंट आप इन्वॉल्व कर पाओगे बिजनेस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल बिजनेस जो होता है वो ही इन्वॉल्व किया जा सकता है जिसमें कम पैसा लगे, क्योंकि एक पर्सन है तो रिसोर्सेज भी कम होंगे, तो उतने अमाउंट से ही आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। देन सेकेंड इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये हमने बात कर ली थी कि जब लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की बात की थी हमने जब फीचर में, तो ये वही पॉइंट है सेम कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द हेल्थ एंड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ओनर। ये हमने तब बात की थी कि ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि जिसमें जो आपका बिजनेस है वो कब तक चलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ, दैट डिपेंड्स ऑन द ओनर्स मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, दैट डिपेंड्स ऑन द ओनर विश, कि ओनर जब तक विश करेगा तब तक ही उसका बिजनेस चल सकता है। अगर इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस वहां पे ही शट डाउन हो जाएगा। देन थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हमने वहां पे बात की थी फीचर में, दैट इन केस बिजनेस फेल्स रिपेमेंट ऑफ डेट्स, कि बिजनेस से अगर उतना अमाउंट जनरेट नहीं होता है, डेट्स मीन्स उधार, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, देन जो पर्सन इन्वॉल्व है बिजनेस को रन करने के लिए, जो इंडिविजुअल जो ओनर है जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसको अपने एसेट्स जो होते हैं वो उनको पुट ऑफ करने पड़ते हैं अपने बिजनेस में, ताकि वो अपने डेट्स को रीपे कर सके। देन फोर्थ इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन पर्सन मे नॉट पोजेस द एबिलिटी टू मैनेज ऑल द फंक्शंस। यस, अगर एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक पर्सन के पास ज़रूरी नहीं है कि वो सारी स्किल्स हो जो बिजनेस में चाहिए होगी। एक पर्सन के पास अगर आइडियाज़ जनरेट करने की स्किल है, तो क्या पता उसको अकाउंट्स मैनेज करने की स्किल्स उसके पास ना हो। एक पर्सन के पास अगर प्रॉपर सेलिंग करने की अगर उसके पास स्किल्स है, तो उसके पास क्या पता उतनी स्किल्स ना हो कि वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे अपने बिजनेस को पूरा एस्टैब्लिश करने का जो सिस्टम होता है, कैसे स्टॉक को मेंटेन करना, उसके पास वो सारी मैनेज करने की स्किल्स ना हो। तो एक पर्सन के पास सारी स्किल्स ना हो ये सारी स्किल्स हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम खुद ही लेते हैं, अपने आप को ही लेते हैं, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि ठीक है यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं चाहिए होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स हो और मेरे पास अकाउंटिंग स्किल्स हो। सिर्फ मेरे पास जो स्किल्स है वो ये है कि आइडियाज़
को जनरेट करने की स्किल्स है, बिजनेस को कैसे स्टैब्लिश करना है ये जनरेट करने की स्किल है, ठीक है, बिजनेस को कैसे प्लान बनाना है ये जनरेट करने की स्किल है, बट बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, बिजनेस में कैसे न्यू इनोवेशंस लानी है, उसकी स्किल्स का क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पे यही है कि एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में उतना ज़्यादा एक्सपैंड या उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता विद ओनली वन इंडिविजुअल बीइंग इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर लाइफ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो प्रॉपर उतनी मैनेजमेंट नहीं हो पाती है सोल प्रोप्राइटरशिप के, बिकॉज ड्यू टू द लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये सोल प्रोप्राइटरशिप समझ आया होगा। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग बहुत ज़्यादा आजकल इसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज लोग आजकल इंटरफेरेंस इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। तो उस इंटरफेरेंस को इन्वॉल्व नहीं करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, बट बाय टेकिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन माइंड, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स कि मुझे होप है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। अब भी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात किया है, नेक्स्ट हम आगे जो सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज पार्टनरशिप, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।